राजस्थान में पर्यटन, उसमें कल वाले टॉपिक में थोड़ा सा लिखाना है, वो लिखवा दूंगा मैं। पहले अपन पर्यटन को देख लेते हैं। ट्वेंटी 21 सेंचुरी के अंदर राजस्थान का जो भविष्य है वो पर्यटन के क्षेत्र में है। पर्यटन एक तो धुआं रहित उद्योग माना जाता है, प्रदूषण रहित सामान्य रूप से। हालांकि आजकल तो पर्यटन क्षेत्रों पर भी प्रदूषण फैलने लग गया, लेकिन मोस्टली एक तरह से अपन कह सकते हैं स्मोग या धुआं रहित क्षेत्र है पर्यटन। देश में आने वाला हर चौथा पांचवा पर्यटक, पहले 3 थे, चौथा पांचवा पर्यटक जो है वो राजस्थान को विजिट करता है। देश में अगर 100 पर्यटक आते हैं तो लगभग 20-25 के आसपास पर्यटक राजस्थान आ जाते हैं। राजस्थान आने का उद्देश्य जो है उनका, राजस्थान की ऐतिहासिक धरोहर, ऐतिहासिक धरोहर हमारी क्या है? किले हैं, महल है, हवेलियां हैं। राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर, हमारे मेले हैं, हमारे त्योहार है, हमारी परंपराएं हैं, हमारी ग्रामीण संस्कृति है। राजस्थान की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को देखना है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को देखने के लिए पर्यटक राजस्थान को विजिट करता है। हर लगभग चौथा पांचवा पर्यटक राजस्थान आ जाता है। एक पर्यटक आता है तो राजस्थान में 6 लोगों को रोजगार देता है, विदेशी मुद्रा डॉलर देता है, 6 लोगों को एक रोजगार भी दे रहा है। होटल वाला है, गाइड है, टैक्सी वाला है, जहां वो खाना खाता है रेस्टोरेंट वाला है, हैंडीक्राफ्ट खरीदता है तो दुकानदार है। 6 लोगों को रोजगार देता है और साथ साथ में विदेशी मुद्रा डॉलर भी देकर आता है। इसलिए सरकार ने पर्यटन को अधिक से अधिक बढ़ावा देने का प्रयास किया, पर्यटन को मैनेज करने का प्रयास किया। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए 1989 के अंदर मोहम्मद यूनुस कमेटी की सिफारिश पर पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया और 2022 में पर्यटन को पूर्णतः उद्योग घोषित कर दिया गया। पूर्णतया उद्योग घोषित कर दिया गया। इसमें तो आंशिक रूप से पर्यटन को उद्योग का दर्जा मोहम्मद यूनुस कमेटी की सिफारिश पर 1989 में राजस्थान सरकार ने कहा पर्यटन एक उद्योग है। जो सुविधाएं एक फैक्ट्री लगाने वाले को बैंक की तरफ से लोन वगैरह मिलता है, वैसे पर्यटन के क्षेत्र से जुड़े लोग, किसी के पास में गाड़ी है, किसी के पास में रेस्टोरेंट है, तो उनको भी उद्योग का दर्जा दिया गया। 2022 में जो है पर्यटन को पूर्ण रूप से उद्योग घोषित कर दिया गया। सारी वही सुविधाएं जो एक उद्योग को देती है। उसके अलावा सरकार ने जो है पर्यटन के लिए खूब सारी योजनाएं चलाई, पर्यटन के लिए अनेक योजनाएं चलाई। उस योजनाओं में पहली योजना है, उस योजनाओं में पहली योजना है हेरिटेज होटल योजना। हेरिटेज होटल योजना सरकार ने 2 शर्त रखी। वे भवन जो आजादी से पुराने हैं, जिनका निर्माण आजादी से पहले हुआ है, या वे भवन जो 75 साल से अधिक पुराने हैं, उन भवनों को जो है सरकार हेरिटेज स्थल घोषित करती है। उन भवनों को सरकार जो है वो हेरिटेज स्थल घोषित करती है और उनको जो है वो सब्सिडी देकर के और उन भवनों को हेरिटेज होटल में बदल देती है। ऐसा किसी के पास में कोई भवन है जो कि आजादी से पहले का बना हुआ है या 75 वर्ष से अधिक पुराना है, तो उसको हेरिटेज होटल में कन्वर्ट कर सकता है। सरकार की तरफ से फुल पैसा जो है वो उसके सब्सिडी के रूप में। अपन देखते हैं इधर एमएस कॉलेज की तरफ में ज्यादातर डेरे जो है वो हेरिटेज होटल्स में कन्वर्ट हुए, क्योंकि सब आजादी से पहले के थे। सरकार 100% सब्सिडी दी, लाखों रुपए सब्सिडी का मिला।
उनका आय का एक साधन भी बन गया। टूरिस्ट आते हैं तो वही देखते हैं कि कोई हेरिटेज लुक दिखाई दे रहा है तो अच्छा। ग्रामीण पर्यटन योजना है 2097 में, फिर 2022 नई ग्रामीण पर्यटन योजना फिर 2022 में और शुरू की गई। हमारे बहुत सारे ग्रामीण पर्यटन स्थल हैं, जैसे कि सामोद महल है जयपुर के, कुलधरा है जैसलमेर के, गजनेर है बीकानेर के। ऐसे बहुत सारे ग्रामीण पर्यटन स्थल हैं जहां पर्यटकों को जाने की सुविधाएं नहीं है, और सुविधाएं जाने की मिल गई तो वहां अगर स्टे करना चाहे तो स्टे की सुविधा नहीं है। तो जो ग्रामीण पर्यटन योजना में सरकार जो ग्रामीण पर्यटन स्थल है वहां टूरिस्ट हट बना रही है, जो कि आधुनिक सुविधाओं से युक्त होंगे और वहां पर्यटकों को ठहरने की सुविधाएं मिलेगी, ताकि अधिक से अधिक लोग गांवों में जाए। टूरिस्ट जो विदेशी व्यक्ति आता है तो वो ये देखता है कि मैं राजस्थान के अंदर जो हमारी जो ग्रामीण संस्कृति है, लोग गांव में कैसे रहते हैं, उनका खान पान रहन सहन क्या है, उनकी दिनचर्या क्या है, उनको देखना चाहता है। एक पेइंग गेस्ट योजना भी है जो राजस्थान के सभी शहरों में चल रही है। आपके घर में एक कमरा अतिरिक्त है या 2 कमरे अतिरिक्त है, गवर्नमेंट से पेइंग गेस्ट का लाइसेंस लेकर के घर में पर्यटक को ठहरा सकते हैं। 2 कमरे एक्स्ट्रा है या 1 रूम भी एक्स्ट्रा है तो आप जो है अपने घर में सरकार से परमिशन लेकर के पेइंग गेस्ट का लाइसेंस लेकर के घर में भी पर्यटन को, क्योंकि इसका क्या उद्देश्य क्या है, एक तो रोजगार मिल गया, दूसरा जो विदेशी व्यक्ति आ रहे हैं वो कोई 5 स्टार होटल देखने नहीं आ रहा है, वो ये नहीं चाहता कि मैं जो है वो कोई बड़े बड़े होटल्स वगैरह देखूं, वो चाहता है कि यहाँ की ठेठ ग्रामीण संस्कृति क्या है, यहाँ के लोगों का जीवन रहन सहन क्या है। तो वो आपके घर में रहेगा तो आपको ज्यादा अच्छी तरह से हमारी संस्कृति के बारे में जान पाएगा। पेइंग गेस्ट योजना है। उसके अलावा सरकार ने जो है अन्य कई योजनाएं चलाई है, जिसमें एक योजना जो है बॉर्डर टूरिज्म की है, बॉर्डर टूरिज्म की है, सीमावर्ती पर्यटन, जैसे अपने है ना अमृतसर के अंदर जो है वाघा बॉर्डर्स नाम सुनोगा आपने, जहां पर ऐसे राजस्थान में भी 2 वाघा बॉर्डर्स की तरह स्ट्रक्चर बना रहे हैं। एक तो हिंदूमल कोट है, कहां पे है ये, गंगानगर, और एक जो है वो ये जैसलमेर का है ना तनोट माता। इन 2 को सरकार जो है वो बॉर्डर टूरिज्म में डेवलप कर रही है। यहाँ पर जो है राजस्थान की जैसे अमृतसर में जो होती है बीट रिट्रीट, वो सेरेमनी वगैरह, उस तरह से सेरेमनी वगैरह जो है आयोजित की जाए। बॉर्डर टूरिज्म को बढ़ावा दिया जा रहा है। इसके अलावा जो है सीनियर सिटीजन्स के लिए, सीनियर सिटीजन जो है जिनकी एज 60 साल से ऊपर की है, उनको जो है निःशुल्क तीर्थ यात्रा के लिए जो है हर साल आपने देखा होगा ट्रेन जाती है, कभी रामेश्वर जा रही है, कभी द्वारिका जा रही है, कभी कहीं जा रही है। निःशुल्क तीर्थ यात्रा सीनियर सिटीजन होना चाहिए। 60 साल से ऊपर का कोई भी व्यक्ति है तो उसको सरकार निःशुल्क प्रतिवर्ष 1000-2000 का सरकार का टारगेट है, निःशुल्क तीर्थ यात्रा करवाती है। उसके अलावा कुछ संस्थाएं भी सरकार ने, जैसे आरटीडीसी है, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन। 1978 में सरकार ने डिक्लेयर किया था इसको स्थापित करने का, 1 अप्रैल 1979 को इसने काम शुरू कर दिया। मुख्यालय जयपुर में है। आरटीडीसी राजस्थान में पर्यटन से जुड़ी हुई समस्त गतिविधियों पर नियंत्रण रखती है, पर्यटन होटल स्थापित करती है, पर्यटकों से जुड़ी हुई जो समस्याएं आती है उन सबको दूर करती है। रिटमैन है, रिटमैन का पूरा नाम क्या होगा, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेवल एंड टूरिज्म मैनेजमेंट, राजस्थान इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेवल्स एंड टूरिज्म। इसका काम है ट्रेवलिंग के लिए सबसे महत्वपूर्ण क्या होता है, गाइड। अगर गाइड अनट्रेंड है तो जानकारी पूरी नहीं दे पाएगा। कई बार अपन देखते हैं गाइड घुस जाते हैं, वो ऐसे ही तुक्के बताता रहता है। गाइडों को 90% को तो अपन ही पता होता है कि ये ऐसी वाले बोल रहा है। गाइड को प्रशिक्षण देना। उसके अलावा जो है रेस्टोरेंट वाले हैं,
टैक्सी वाले, इनको अंग्रेजी का, विदेशी भाषा का प्रशिक्षण देना ताकि वो कम्युनिकेट कर सके अच्छी तरह से। अब कई बार अपन टैक्सी वाले को देखते हैं ना, कोई फॉरेनर मिल गया ना, तो उसको अंग्रेजी आती है ना उसको हिंदी आती है, वो बोलता है मारवाड़ी के अंदर कहते, तो यूं ऐसे कहता है, फिर वो समझता नहीं है, कई बार ऐसा कंडीशन आ जाती है। तो उनको थोड़ा बहुत भी अंग्रेजी आती हो तो क्या होगा, कम्युनिकेट अच्छी तरह से कर पाए। तो गाइड है, टैक्सी वाले हैं, रेस्टोरेंट वाले, बेरे वगैरह है, इनको अंग्रेजी की ट्रेनिंग देना ये रिटमैन का काम है। उसके अलावा हम देखें, एक सांस्कृतिक धरोहर सेवा वाहिनी संस्था है, और एक प्रोन्नति सांस्कृतिक प्रोन्नति, क्या नाम बताया, प्रोन्नति, सांस्कृतिक प्रोन्नति सेवा संस्था। इस तरह से दो संस्थाएं। ये सांस्कृतिक प्रोन्नति सेवा संस्था ये क्या करती है, ये राजस्थान के अंदर जो है वो पैनोरमा स्थापित करती है। ओकार सिंह लखावत द्वारा स्थापित संस्था है पैनोरमा। हर जिले के अंदर दो चार व्यक्ति ऐसे मिलेंगे जो या तो देवता के रूप में है, जैसे बीकानेर में करणी माता है, जाम्बू जी है। तो हर जगह जाएंगे तो हमें एक दो या तो कोई बड़ा पुरुष मिलेगा या कोई देवी देवता मिलेगी। तो उसका पैनोरमा मतलब यहाँ से स्टार्ट किया, वहां तक चला, उनके जन्म से लेकर के उनके जीवन की सारी घटनाओं को चित्रित करना पैनोरमा कहलाता है। पैनोरमा का निर्माण करता है प्रोन्नति विकास प्राधिकरण, इस तरह से संस्था है। सांस्कृतिक धरोहर सेवा वाहिनी जो है ये छात्रों को जो है राजस्थान की सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा के लिए प्रशिक्षण देती है। छात्रों को सांस्कृतिक धरोहर की रक्षा के लिए प्रशिक्षण देती है सांस्कृतिक धरोहर सेवा वाहिनी। राजीव गांधी टूरिस्ट कन्वेंशन सेंटर है, कहां पे है ये, देश का तीसरा टूरिस्ट कन्वेंशन सेंटर है ये, जोधपुर। राजीव गांधी टूरिस्ट कन्वेंशन सेंटर है जोधपुर के अंदर, जो टूरिज्म से जुड़ी हुई समस्त जो है घटनाओं पर, इन पर जो है मैनेज करती है। आरटीडीसी द्वारा राजस्थान में टूरिस्ट होटल्स स्थापित किए हुए हैं। टूरिस्ट होटल 5-7 एक फेमस टूरिस्ट होटल है, जैसे तीज और गणगौर टूरिस्ट होटल किस जगह है, जयपुर में। और घूमर किस जगह है, घूमर जोधपुर के अंदर। इसी तरह से चिरमी कहां पे है, चूरू के अंदर। कजरी कहां पे है, उदयपुर के अंदर। ढोलामारू बीकानेर के अंदर। ऐसे 8-10 एक फेमस होटल्स हैं जो आरटीडीसी द्वारा संचालित होटल्स है। बीकानेर में जो ढोलामारू है वो गवर्नमेंट ऑफ राजस्थान का होटल्स है। तो ये क्या करते हैं, सस्ती दर पर तो जो है कम उपलब्ध कराते हैं टूरिस्टों को, सभी सेवाएं जो है वो टूरिस्टों को उपलब्ध कराते हैं ताकि टूरिस्ट कम पैसों में अच्छी जगह स्टे कर सके। राजस्थान सरकार ने राजस्थान में पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान को 10 पर्यटन सर्किट में बांट रखा है। इस पर क्वेश्चंस बहुत सारे आते हैं। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए राजस्थान को 10 पर्यटन सर्किट में बांटा हुआ है। 10 पर्यटन सर्किट में बांटा हुआ है। 10 सबसे फेमस सर्किट तो अपन ने पढ़ाई है, कौन सा है, मरु त्रिकोण। मरु त्रिकोण में कौन कौन से जिले आते हैं, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर। हालांकि बाड़मेर को भी इसमें शामिल कर दिया गया। बाकी मूल रूप से 3 जिले थे, जैसलमेर, जोधपुर, बीकानेर। मरु त्रिकोण राजस्थान का सबसे पॉपुलर सर्किट है। सर्वाधिक टूरिस्ट राजस्थान में किस सर्किट में मिलते हैं, मरु त्रिकोण के। इसी तरह से शेखावाटी त्रिकोण है, चूरू, झुंझुनू, सीकर, जहां पर शेखावाटी की हवेली है। अब एक एक सर्किट के अंदर कौन से फेमस पर्यटन स्थल है, जैसे ढूंढान सर्किट है। ढूंढान सर्किट में कौन आएगा, जयपुर, दौसा। अब जयपुर में आएंगे तो फेमस पर्यटन स्थल क्या आएंगे, सामूद महल। दौसा में
दौसा में वो बावड़ी है ना फेमस, क्या नाम है, चांद बावड़ी, और एक वो और है सामूद के महल है, चांद बावड़ी है। वांगड़ सर्किट लेंगे तो कौन से जिला आएंगे इसमें, डूंगरपुर, बांसवाड़ा। वांगड़ सर्किट में जो है डूंगरपुर में जो है बैनेश्वर धाम, डूंगरपुर में गलियाकोट, मानगढ़ धाम, गलियाकोट, और गोटिया अम्बा मेला जैसे है। ये सारे के सारे पर्यटन सर्किट। आगे अपन कल्चर पढ़ेंगे, नेक्स्ट टॉपिक अपना स्टार्ट कल्चर करेंगे तो उसमें सारी चीजें आ जाएगी ये दोबारा। नए सर्किट जो सरकार बना रही है वो हमें इंपॉर्टेंट है। इसमें सबसे पॉपुलर सर्किट कौन सा है, बुद्धा सर्किट है। मैंने आपको बार बार कहा कि राजस्थान में सबसे ज्यादा पूंजी निवेश जापान करता है, नंबर 2 कोरिया करता है। जापान और कोरिया दोनों बौद्धिस्ट कंट्री है, जहाँ की अधिकतर आबादी क्या है, बौद्ध है, और बुद्ध का जन्म स्थान क्या है, भारत है। तो वहां के लोग बुद्ध के से जुड़े हुए स्थानों को देखने के लिए बार बार इंडिया विजिट करते हैं। और जापान के उद्योगपति और कोरिया के उद्योगपति राजस्थान में सबसे ज्यादा विदेशी निवेश करते हैं। टपुकड़ा है जो कि आजकल कोटपुतली बहरोड में चला गया। टपुकड़ा जो है यहाँ राजस्थान में सबसे बड़ा विदेशी पूंजी निवेश हुआ है जो जापान ने किया है। जापान की कंपनी है होंडा मोटर कंपनी, होंडा कार बनाती है, होंडा कार आती है, उसका देश का सबसे बड़ा प्लांट जो है वो टपुकड़ा में लगा हुआ है। यह राजस्थान का सबसे बड़ा एफडीआई है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट मतलब विदेशी कंपनी आती है, जमीन खरीदती है, प्लांट लगाती है, यहाँ के लोगों को नौकरी देती है। दो तरह से इन्वेस्टमेंट आता है, बाहर से जो इन्वेस्टमेंट आता है वो दो तरह का आता है, एक एफडीआई आता है और एक एफआईआई आता है। एफडीआई का मतलब फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, बाहर की जो कंपनी आएगी यहाँ जमीन खरीदेगी, जमीन खरीदने के बाद में प्लांट लगाएगी, यहाँ पर मशीनरी लगाएगी, यहाँ के लोगों को रोजगार देगी और प्रोडक्शन करेगी, यही बाजार में बेचेगी या दूसरे देशों को निर्यात करेगी यहाँ से। और एफआईआई जो आते हैं वो विदेशी कंपनियों का एक समूह आता है जो पैसे लेकर के आता है और भारत के शेयर बाजार में पैसे लगाता है, किसी कंपनी के अंदर शेयरिंग करता है। अपने जैसे मान लो मैंने रिलायंस का 100 रुपए का शेयर खरीदा, मान लो 100 रुपए की मेरी उसमें हिस्सेदारी हो गई, कंपनी चाहे करोड़ों की अरबों की होगी, 100 रुपए का पार्टनर मैं भी उसमें, मैंने 100 रुपए वहां पे लगाया। इस तरह से वो एफआईआई आते हैं, अरबों रुपए किसी कंपनी में निवेश करते हैं, कंपनी प्रॉफिट में होते हैं तो वो भी प्रॉफिट कमाते हैं, फिर उनको लगता है कि कंपनी लॉस में जाएगी या कंपनी अच्छी नहीं कर रही है, पैसा उससे निकाल करके दूसरी कंपनी में लगा देते हैं, उससे निकाल करके फिर तीसरी कंपनी में लगा देते हैं। ये एफआईआई कहलाता है। तो राजस्थान में सबसे बड़ा एफडीआई कौन सा है, होंडा, होंडा मोटर का प्लांट टपुकड़ा, जो अब खैरथल तिजारा में आ गया। तो ये कोरियन और जापानी उद्योगपतियों के लिए जो है वो कोरियन बुद्धा सर्किट बनाया गया है, क्योंकि वो लोग बुद्ध को मानते हैं। जयपुर में अपन जाएंगे तो अपन ने पढ़ा है बैराट, बौद्ध तीर्थ स्थल है, बौद्ध नगरी के नाम से फेमस था प्राचीन काल में। झालावाड़ में अपन ने पढ़ रखा है या कल्चर में अपन पढ़ेंगे कोलवी, कोलवी झालावाड़ बौद्ध गुफाएं, बौद्धकालीन गुफाओं के लिए फेमस है। तो जयपुर से लेकर के झालावाड़ तक हमें बीच में अनेक सारे बौद्ध तीर्थ स्थल बनते हैं। अब गौतम बुद्ध का जन्म तो नेपाल में हुआ था, या बुद्ध को ज्ञान की प्राप्ति तो बिहार में हुई थी, तो वो तो अपन राजस्थान में ला नहीं सकते, लेकिन राजस्थान में बौद्ध धर्म से जुड़े हुए जो स्थान है उनको हम डेकोरेट करके और बुद्ध तीर्थ यात्रियों को राजस्थान की तरफ आकर्षित कर सकते हैं। इनसे हम क्या दोस्ती करना चाहते हैं। अब दोस्ती कैसे करें, तो इनके जो इंटरेस्ट की चीज है उसमें अपन जाए। जापान और कोरिया, दक्षिण कोरिया रिच कंट्री है, हमारे से दोस्ती करेंगे, हम इससे दोस्ती करेंगे तो हमें फायदा, इनको तो कोई वो है नहीं, हमारे पैसा खूब सारा आएगा। जापान की होंडा कंपनी आ रही, 50,000 लोगों को रोजगार दे रही है। तो ये बुद्धा सर्किट है। इसी तरह से एक बालाजी सर्किट भी बना रही है सरकार, जो कि सालासर बालाजी और एक वो बालाजी है ना, मेहंदीपुर बालाजी। तो उस तरह से 10 सर्किट में अपन एक एक सर्किट में एक एक दो फेमस स्थान सरकार ने कौन से लिए हैं। 10 सर्किट है, 3 नए सर्किट सरकार की तरफ से प्रस्तावित है। एक जो है एनआरसी सर्किट भी है, नेशनल कैपिटल रीजन्स, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र, जिसमें अलवर, भरतपुर और खैतल तिजारा कुलिया है।
तो ये सर्किट के माध्यम से जो है सरकार जो है वो पर्यटन को बढ़ावा देने का प्रयास कर रही है। उसके बाद में हम आगे देखें, राजस्थान में सर्वाधिक विदेशी पर्यटक कौन से देश से आते हैं? राजस्थान में सर्वाधिक फॉरेनर्स कौन से देश के होते हैं? यूएसए के। यूएसए, उसके बाद में यूके और उसके बाद में फ्रांस। सबसे ज्यादा राजस्थान आते हैं अमेरिकन्स, उसके बाद में आते हैं ब्रिटिशर्स और उसके बाद में आते हैं फ्रांसीसी। पहले फ्रांसीसी पहले स्थान पर थे, फ्रांसीसी नीचे आ गए। यूके के लोग सबसे, यूएसए के सबसे ज्यादा। और सबसे ज्यादा विदेशी पर्यटक राजस्थान के कौन से शहर में आते हैं? जयपुर, उसके बाद में उदयपुर, फिर जोधपुर। और राजस्थान में जो देशी पर्यटक आते हैं वो सबसे ज्यादा कहां से आते हैं? देशी पर्यटक सीकर के अंदर, सीकर और उसके बाद में चित्तौड़, और चित्तौड़ के बाद में अजमेर। तो एक छोटा सा टॉपिक है पर्यटन, ये अपन कंप्लीट कर लेते हैं आज। उसके बाद में जो है उद्योग टॉपिक जो है वो बच जाएगा। जनगणना उसमें ले लेंगे अपन, जैसे संभागीय व्यवस्था वगैरह करेंगे ना, उसमें ले लेंगे जनगणना। अब क्या ज्योग्राफी से बोर होने लग गए, टॉपिक नया स्टार्ट करते हैं हम। देख लो, आपको अगर हिस्ट्री का तो हिस्ट्री स्टार्ट करें, हिस्ट्री कर देंगे। जैसे अप्रैल में फोर्थ ग्रेड का कौन सा आ रहा है? अच्छा, हाई कोर्ट वाला, उसमें हिस्ट्री है, कल्चर है, आर्ट एंड कल्चर दोनों है ना। कल्चर वो कह रहे कल्चर है, आप कह रहे कल्चर है नहीं। तो वो तो अपन ने जो भी डिसाइड कर लेंगे, कल्चर करना है कल्चर कर देंगे, हिस्ट्री करना हो तो हिस्ट्री कर देंगे। कल कहां तक लिखा हुआ है? थोड़ा सा इसमें और है, वो लिख लीजिए। उसके बाद में जो है मेट्रो ट्रेन, मेट्रो ट्रेन मेट्रो ट्रेन 1 जनवरी 2010 को जयपुर मेट्रो कॉरपोरेशन का गठन हुआ था। 1 जनवरी 2010 को 1 जनवरी 2010 को जयपुर मेट्रो कॉरपोरेशन का गठन हुआ था। 1 जनवरी 2010 जयपुर मेट्रो कॉरपोरेशन का गठन हुआ था। यह राज्य की पहली और देश की 6ठी मेट्रो परियोजना है। राज्य की पहली, देश की 6ठी मेट्रो परियोजना है। राज्य की पहली, देश की 6ठी मेट्रो परियोजना है। फाइनेंस एडीबी,
फाइनेंस एडीबी द्वारा किया जाता है, फाइनेंस एडीबी द्वारा किया जाता है। एडीबी एशियन डेवलपमेंट बैंक, फाइनेंस एडीबी द्वारा किया जाता है। 4 चरणों में चल रही है, या 4 चरण है। जयपुर मेट्रो के 4 चरण हैं। फेज 1A, फेज 1A में जो है मानसरोवर से चांदपोल, फेज 1A मानसरोवर से चांदपोल। 1B मानसरोवर से चांदपोल, फेज 1A मानसरोवर से चांदपोल। 1B चांदपोल से बड़ी चौपड़, चांदपोल से बड़ी चौपड़। 1C बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर, 1C बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर। बड़ी चौपड़ से ट्रांसपोर्ट नगर। 1D 1D मानसरोवर से अजमेर बाईपास, मानसरोवर से अजमेर बाईपास। 1D मानसरोवर से अजमेर बाईपास। अब आ जाइए इसी के अंदर नेक्स्ट, ट्रेन रेल सुरंगे, रेल सुरंगे। सबसे बड़ी रेल सुरंग, सबसे बड़ी रेल सुरंग गंगापुर दौसा रेल मार्ग पर है। गंगापुर दौसा सबसे बड़ी रेल सुरंग गंगापुर दौसा रेल मार्ग पर है। यह डीडवाना से इंदावा के मध्य है। इंदावा, डीडवाना से इंदावा के मध्य है। डीडवाना इंदावा, डीडवाना से इंदावा के मध्य है। लंबाई 2150 मीटर या 2.1 किलोमीटर। लंबाई 2150 मीटर, लगभग 2 किलोमीटर। 2150 मीटर, 2150 मीटर। दूसरी लिखिए, देबारी सुरंग उदयपुर और चित्तौड़ के मध्य है। देबारी सुरंग उदयपुर और चित्तौड़ के मध्य है। लंबाई 750 मीटर। उदयपुर चित्तौड़ के मध्य देबारी सुरंग, लंबाई 750 मीटर। 750 मीटर। और तीसरी जो है कमली घाट सुरंग, कमली घाट सुरंग मारवाड़ जंक्शन से देवगढ़ तक, मारवाड़ जंक्शन से देवगढ़ तक, मारवाड़ जंक्शन से देवगढ़ तक 650 मीटर, 650 मीटर। मारवाड़ जंक्शन से देवगढ़ तक 600। आगे लिखिए, रेल मार्ग में राजस्थान उत्तर प्रदेश के पश्चात दूसरे स्थान पर है। रेल मार्ग में राजस्थान उत्तर प्रदेश के पश्चात दूसरे स्थान पर है। सबसे ज्यादा पटरियां या ट्रेनें कहाँ हैं? उत्तर प्रदेश, उसके बाद में राजस्थान। उत्तर प्रदेश के पश्चात दूसरे स्थान पर है। यहां रेल मार्ग की लंबाई 6135 किलोमीटर है।
6135 किलोमीटर है। रेल मार्ग की लंबाई 6135 किलोमीटर है। 6135 किलोमीटर है। घनत्व 17.92 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर है। 17.92 किलोमीटर प्रति 100 वर्ग किलोमीटर है। 17.92 किलोमीटर। वायु परिवहन, अगला आ जाइए। वायु परिवहन, वायु परिवहन, वायु परिवहन की शुरुआत 1934 में, वायु परिवहन की शुरुआत 1934 में 1934 में JRD टाटा ने की थी। JRD टाटा ने की थी। 1934 JRD टाटा ने की थी। इन्होंने बॉम्बे से कराची के मध्य हवाई उड़ान की थी। बॉम्बे से हवाई जहाज लेके उड़े थे कराची के लिए। बॉम्बे से कराची के मध्य हवाई उड़ान की थी। एयरपोर्ट, हवाई उड़ान की थी। एयरपोर्ट, इसी में अगला पॉइंट, केवल एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। केवल एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। केवल एक अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा है। नाम सांगानेर एयरपोर्ट जयपुर। सांगानेर एयरपोर्ट जयपुर। सांगानेर एयरपोर्ट जयपुर। राज्य का पहला और देश का 14वां अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। राज्य का पहला, देश का 14वां अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। राज्य का पहला, देश का 14वां अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा। पहली अंतरराष्ट्रीय उड़ान 2002 में दुबई के लिए शुरू की गई। 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 यहां राज्य सरकार ने हस्तशिल्प निर्यात के लिए एयर कार्गो स्थापित किया है। एयर कार्गो स्थापित किया है। एयर कार्गो स्थापित किया है। वर्तमान में पूर्णतया सौर ऊर्जा से संचालित है। वर्तमान में पूर्णतया सौर ऊर्जा से संचालित है। पूर्णतया सौर ऊर्जा से संचालित है और अडानी समूह के पास है। अडानी ग्रुप के पास है। सौर ऊर्जा से संचालित है, अडानी ग्रुप के पास। अगर राजस्थान में सोलर प्लांट बहुत ज्यादा लग गए तो क्या होगा, क्या दिक्कत आएगी इससे? खेजड़ी को छोड़ दें तो और क्या दिक्कत आएगी? हमारा रहना मुश्किल हो जाएगा बस। क्यों? क्योंकि सोलर प्लेट्स लगेगी तो क्या होगा, खेजड़ी तो चली गई, नमी होगी खत्म। सोलर प्लेट से क्या होगा, नमी नहीं है तो तापमान सूखने वाला कोई नहीं है,
टेम्परेचर 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56। अपन ने पढ़ा था नमी तापमान को सोखती है। पेड़ पौधे नहीं होंगे तो नमी नहीं होगी। सारी सोलर प्लेट्स ही सोलर प्लेट्स लग रही है, पेड़ पौधे हो रहे हैं खत्म, तो इकोलॉजिकली बैलेंस भी बिगड़ रहा है। तो इसलिए सोलर को जो है वो या तो रूफटॉप सोलर और या फिर जो है वो वाटर में सोलर। पेड़ को काटेंगे तो यहाँ तो ऑलरेडी पेड़ है ही नहीं, बहुत ही कम है डेंसिटी। अपन ने वन तो पढ़ा है भी 2 दिन पहले तो पढ़ा है, वन को कितना होना चाहिए, 33% है, कितना 9.6। बीकानेर में तो बहुत थोड़ा सा 1% के आसपास ही है। वही अगर अपन काट देंगे तो फिर रहना मुश्किल हो जाएगा रेगिस्तान में। सोलर से टेम्परेचर बढ़ेगा, तो एनर्जी तो हमें सस्ती मिल जाएगी, लेकिन हमारा अस्तित्व कमजोर पड़ जाएगा। तो गर्मी बहुत ज्यादा पड़ेगी, फिर सोलर से गर्मी बहुत ज्यादा पड़ने लग जाएगी। तो नमी सोखती है पौधे, पेड़ पौधे नहीं होंगे तो नमी नहीं आएगी, तो नमी नहीं आएगी तापमान सोखने वाला क्या चीज होगा। आगे लिखिए, पानी का वाष्पन भी नहीं होगा, पेड़ पौधे खत्म हो गए तो पेड़ पौधे तो हमारे लिए जरूरी है, बायोडाइवर्सिटी खत्म होगी, इकोलॉजिकल बैलेंस बिगड़ जाएगा। मैंने आपको बताया था कि एक मधुमक्खी या तितली गायब हो जाए तो हमारा अस्तित्व खतरे में आ जाएगा। तो ये तो बड़े बड़े पेड़ है, और खेजड़ी तो हमारा राज्य वृक्ष भी है, बहुत सारी चीजें भी देता है हमें, सांगरी सब्जी देता है, बहुत कीमती सब्जी है। लूम्स पत्तियां जो है पशु आहार है। खेजड़ी जो है भूमि को उपजाऊ भी बनाती है। मैंने आपको बताया भी था कि 92 में राजस्थान सरकार का दिमाग फिर गया था और उन्होंने सोचा भी सेम आ रहा है, तो ऑस्ट्रेलिया से यूकेलिप्टस लाया था, सफेदा, 92 में, और 92 से लेकर के 2002 तक सफेदे को रोका था, लेकिन सफेदा भूमि को बंजर करने लग गया तेजी से, वापिस सफेदे को कटवा करके वापिस खेजड़ी लगवाना पड़ा। तो खेजड़ी तो राज्य वृक्ष है, भूमि को उपजाऊ करता है, उसको अगर काटेंगे तो नुकसान तो रहेगा, वैसे ही वन कम है राजस्थान। तो सोलर के लिए कोई अल्टरनेट तरीका कहां तक लिखा है, अडानी समूह के, तो पूर्णतः सोलर ऊर्जा से संचालित जो है वो सांगानेर एयरपोर्ट है। आगे लिखिए, राणा प्रताप एयरपोर्ट डबोक उदयपुर, राणा प्रताप एयरपोर्ट डबोक उदयपुर, डबोक उदयपुर, डबोक, राणा प्रताप एयरपोर्ट डबोक, डबोक उदयपुर, कोटा एयरपोर्ट कोटा, कोटा एयरपोर्ट कोटा। यहां लिख लीजिए पैराग्राफ चेंज करके, कोटा के शंभूपुरा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। कोटा के शंभूपुरा में, कोटा के शंभूपुरा, शंभूपुरा, कोटा के शंभूपुरा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। कोटा के शंभूपुरा में ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट का निर्माण किया जा रहा है। राज्य का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होगा, राज्य का पहला ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होगा। किशनगढ़ अजमेर ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट होगा, किशनगढ़ अजमेर। यहां 2017 में एयरपोर्ट बना, किशनगढ़ एयरपोर्ट अजमेर 2017 में एयरपोर्ट बना और उड़ानें शुरू की गई। 2017 में एयरपोर्ट बना और उड़ानें शुरू की गई, किशनगढ़ एयरपोर्ट अजमेर। मैंने आपको बताया था कि अजमेर किशनगढ़ में जो है वो सेंट्रल यूनिवर्सिटी है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी की शर्त ये होती है कि वहां पर एयरपोर्ट रनिंग होना चाहिए और कनेक्टिविटी। दूसरा, अजमेर के अंदर विदेशी लोग और देसी लोग भी बहुत सारे आते हैं ख्वाजा साहब की दरगाह को देखने के लिए, पुष्कर, तो उसके लिए एयरपोर्ट जो है वो डेवलप किया गया, रात मतलब बहुत तेजी से विकसित हुआ। आगे लिखिए, रातानाडा एयरपोर्ट जोधपुर सेना प्लस नागरिक दोनों के लिए है। रातानाडा एयरपोर्ट जोधपुर, रातानाडा एयरपोर्ट जोधपुर सेना प्लस नागरिक दोनों के लिए। रातानाडा एयरपोर्ट जोधपुर सेना प्लस नागरिक दोनों, सेना प्लस नागरिक। नाल एयरपोर्ट बीकानेर सेना प्लस नागरिक, नाल एयरपोर्ट बीकानेर
सेना प्लस नागरिक, जैसलमेर एयरपोर्ट, जैसलमेर सेना प्लस नागरिक, जैसलमेर एयरपोर्ट, जैसलमेर सेना प्लस नागरिक, सेना प्लस नागरिक, सूरतगढ़ एयरपोर्ट, कॉमा फलोदी एयरपोर्ट, सूरतगढ़ एयरपोर्ट, कॉमा फलोदी एयरपोर्ट, फलोदी एयरपोर्ट, सूरतगढ़ एयरपोर्ट, फलोदी एयरपोर्ट, उत्तरलाई एयरपोर्ट, हाँ इसी में तीसरा, उत्तरलाई एयरपोर्ट बाड़मेर, उत्तरलाई एयरपोर्ट बाड़मेर केवल सेना के लिए है, केवल सेना के लिए है। उत्तरलाई एयरपोर्ट बाड़मेर, उत्तरलाई बहुत बड़ा एयरपोर्ट है, ऑपरेशन सिंदूर में बहुत चर्चा में रहा था। एक वो झालावाड़ में बता रहे थे ना, क्या नाम था उसका, इसका देखना तो झालावाड़ के अंदर क्या नाम था इसका, है कोलाई या कोलाना एयरपोर्ट झालावाड़, कोलाना एयरपोर्ट झालावाड़, कोलाना एयरपोर्ट झालावाड़। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए, राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी या राजीव गांधी एविएशन, राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी जो हवाई प्रशिक्षण देती है, एविएशन यूनिवर्सिटी जयपुर, राजीव गांधी एविएशन यूनिवर्सिटी जयपुर, उड़ान प्रशिक्षण अकादमी किशनगढ़ अजमेर, उड़ान प्रशिक्षण अकादमी किशनगढ़ अजमेर, किशनगढ़ अजमेर, एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज जोधपुर, एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज जोधपुर, एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज जोधपुर। अब आ जाइए नेक्स्ट टॉपिक, पर्यटन। एयरफोर्स फ्लाइंग कॉलेज जोधपुर, पर्यटन, 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 इसमें थोड़ा बैकग्राउंड लिख लीजिए 2-4 लाइनों में, पहले भूमिका लिख लीजिए। 21वीं शताब्दी में राजस्थान में सर्वाधिक विकास पर्यटन क्षेत्र में होगा। 21वीं शताब्दी में राजस्थान में सर्वाधिक विकास, 21वीं शताब्दी में राजस्थान में सर्वाधिक विकास पर्यटन क्षेत्र में होगा। राजस्थान में सर्वाधिक विकास पर्यटन क्षेत्र में होगा, सर्वाधिक विकास पर्यटन क्षेत्र में होगा। पर्यटन धुआं रहित उद्योग है, धुआं रहित उद्योग है। पर्यटन के विकास हेतु मोहम्मद यूनुस कमेटी की सिफारिश पर मोहम्मद यूनुस कमेटी की सिफारिश पर मोहम्मद यूनुस कमेटी की सिफारिश पर 1989 में पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया। पर्यटन को उद्योग का दर्जा दिया गया। 18 मई 2022 को 18 मई 2022 को
पर्यटन पूर्णतः उद्योग बना, पूर्ण उद्योग बना या पूर्ण उद्योग घोषित हुआ। पर्यटन पूर्ण उद्योग घोषित हुआ, पूर्ण रूप से उद्योग। पर्यटन पूर्ण उद्योग, पूरा उद्योग घोषित हुआ। पैराग्राफ चेंज करके लिखिए। देश में आने वाला हर 5वां पर्यटक राजस्थान आता है। देश आने वाला हर 5वां पर्यटक राजस्थान आता है। पर्यटक राजस्थान आता है। राजस्थान आने का उद्देश्य, राजस्थान आने का उद्देश्य राज्य की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को देखना है। राज्य की ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को देखना है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को देखना है। ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर को देखना है। सर्वाधिक विदेशी पर्यटक, नंबरिंग कर लीजिए। पहला यूएसए, सर्वाधिक विदेशी पर्यटक पहला यूएसए। नंबर 2 यूके यानी ब्रिटेन, पहला यूएसए यानी अमेरिका, नंबर 2 यूके यानी ब्रिटेन। नंबर 3 फ्रांस, नंबर 3 फ्रांस से आते हैं। फ्रांस से आते हैं सर्वाधिक विदेशी पर्यटक, अमेरिका, ब्रिटेन और फ्रांस से आते हैं। जिला लिख लीजिए जयपुर, जयपुर, उदयपुर और जोधपुर। विदेशी पर्यटक सर्वाधिक आते हैं जयपुर, उदयपुर और जोधपुर। कैसे इस बार क्या विदेशी पर्यटक सबसे ज्यादा जयपुर, अभी क्यों गोल्डन ट्रायंगल में है ना जयपुर। करंट में कहां से है इस बार? वो करंट वो इस पर्टिकुलर इस साल के लिए आया है क्या? इस साल हाँ, उसमें जोधपुर है तो इसको जोधपुर कर दीजिए। फिर जोधपुर नंबर 1, जयपुर नंबर 2 हो जाएगा। जोधपुर, जयपुर, जोधपुर, जयपुर, फिर उदयपुर। जोधपुर, जयपुर, उदयपुर। और देशी पर्यटक में चेंज हुआ या उसमें? देशी पर्यटक जो है सीकर, देशी पर्यटक जो है सीकर, चित्तौड़, अजमेर। खाटू श्याम मंदिर, खाटू श्याम मंदिर के कारण सीकर, चित्तौड़, अजमेर। देशी पर्यटक सर्वाधिक जो है वो सीकर, चित्तौड़, अजमेर। अब पैराग्राफ को चेंज करके लिखिए। पर्यटन के विकास हेतु योजनाएं और संस्थाएं, पर्यटन विकास हेतु योजनाएं और संस्थाएं। पहला हेरिटेज होटल योजना, हेरिटेज होटल योजना। हेरिटेज होटल योजना 1991 में शुरू की गई। हेरिटेज होटल योजना 1991। 1950 से पहले के भवन अथवा 1950 से पहले के भवन अथवा 75 वर्ष से अधिक पुराने भवन, पहले के भवन जो 1950 से पहले बने हुए हैं, अथवा 75 वर्ष से अधिक पुराने भवन जो 75 वर्ष से अधिक पुराने भवन हैं, 75 वर्ष से अधिक पुराने भवनों को हेरिटेज होटल्स में बदल सकते हैं।
हेरिटेज होटल में बदल सकते हैं। सरकार सब्सिडी देती है, सरकार सब्सिडी देती है, सब्सिडी देती है। सब्सिडी समझते हो ना, आपने बदला, आपने क्या मतलब 5 लाख 10 लाख का सरकार की तरफ से जो है वो ऐड मिल जाती है। जोधपुर का अजीत भवन पैलेस पहला हेरिटेज होटल था। जोधपुर का अजीत भवन पैलेस पहला हेरिटेज होटल था। जोधपुर का अजीत भवन पैलेस पहला हेरिटेज होटल था। ग्रामीण पर्यटन योजना, ग्रामीण पर्यटन योजना, ग्रामीण पर्यटन योजना इसका आगे नई कर दीजिए, पुरानी वाली तो कैंसिल होगी। नई ग्रामीण पर्यटन योजना 2022, नई ग्रामीण पर्यटन योजना 2021-22, 2021 ग्रामीण पर्यटन योजना। 4 ग्रामीण पर्यटन स्थल सामोद, 4 ग्रामीण पर्यटन स्थल, 4 ग्रामीण पर्यटन स्थल। पहला सामोद महल जयपुर, सामोद महल जयपुर। दूसरा मौलीला राजसमंद, मौलीला, मौलीला राजसमंद। तीसरा नीमराना अलवर, नीमराना अलवर। चौथा कुलधरा जैसलमेर, कुलधरा जैसलमेर चयन किए गए हैं। कुलधरा, नीमराना अलवर, नीमराना अलवर। चौथा कुलधरा जैसलमेर, कुलधरा जैसलमेर चयन किए गए। 4 ग्रामीण पर्यटन स्थल। अपने बीकानेर का गजनेर भी था, लेकिन गजनेर का अभी तक नंबर नहीं आया, अभी तक 4 ही चूज किए गए। यहां सरकार क्या करेगी, टूरिस्ट हट बनाएगी, और ये टूरिस्ट हट में सभी वो सुविधा होगी जो कि एक 5 स्टार होटल में होती है, ताकि एक विदेशी व्यक्ति गांव में चला गया तो उसको तो वो तो जमीन पर सोएगा नहीं, उसको तो सोने के हिसाब से, खाने पीने के हिसाब से वो सुविधाएं चाहिए। तो वो सभी सुविधाएं जो कि एक 5 स्टार होटल में मिलती है वो उनको मिलेगी। इसकी डेट जो है एग्जैक्ट लिख लीजिए, 30 नवंबर 2022 है। ग्रामीण, नई ग्रामीण पर्यटन योजना 30 नवंबर 2022 है। 25 लाख का लोन भी सरकार देती है इस योजना में। 2022, 30 नवंबर 2022 से 25 लाख तक का लोन भी सरकार देती है। तीसरा लिखिए पेइंग गेस्ट योजना 21 अक्टूबर 2021, पेइंग गेस्ट योजना 21 अक्टूबर 2021, पेइंग गेस्ट योजना 21 अक्टूबर 2021। न्यूनतम एक कमरा होने पर, न्यूनतम एक कमरा एक्स्ट्रा होने पर परमिशन लेकर के टूरिस्ट को ठहरा सकते हैं। न्यूनतम एक कमरा एक्स्ट्रा होने पर, पहले 2 थे आजकल 1 कर दिया। न्यूनतम एक कमरा एक्स्ट्रा होने पर सरकार से परमिशन लेकर टूरिस्टों को ठहरा सकते हो। मेरे घर में 2 रूम एक्स्ट्रा पड़े हैं, खाली पड़े हैं, मैं गवर्नमेंट से परमिशन लेकर के टूरिस्टों को ठहरा, चाहे विदेशी भी है, विदेशी टूरिस्ट भी ठहरा सकते हैं। पेइंग गेस्ट योजना। अपन पीजी में नहीं जाते, कि लड़के रहते हैं ना पीजी में जाकर के बाहर जाते हैं, किसी के घर में पीजी है तो मान लो हस्बैंड, वो जो मालिक है वो तो एक रूम में रह रहा है, 3 रूम उसके खाली पड़े, उन्होंने 3 रूम को पीजी में कन्वर्ट कर दिया, तो स्टूडेंट्स वगैरह रहते हैं, ऐसे फॉरेनर्स भी रह सकते हैं, विदेशी और देशी भी रह सकते हैं। पेइंग गेस्ट योजना। आगे लिखिए शिल्प ग्राम योजना,
शिल्प ग्राम योजना, शिल्प ग्राम योजना शिल्पियों को एकत्र कर उन्हें एक स्थान पर, शिल्पियों को एकत्र कर उन्हें एक स्थान पर बसाना, सरकार ने सभी जिलों में शिल्प ग्राम स्थापना की घोषणा की है। सभी जिलों में शिल्प ग्राम स्थापित होंगे, सभी जिलों में शिल्प ग्राम स्थापित किए जाएंगे। बॉर्डर टूरिज्म योजना, बॉर्डर टूरिज्म योजना, बॉर्डर टूरिज्म सीमावर्ती क्षेत्र विकास, सीमावर्ती बॉर्डर, बॉर्डर टूरिज्म। इसके लिए गंगानगर का गजसिंहपुर, बॉर्डर टूरिज्म के लिए गंगानगर का गजसिंहपुर, गजसिंहपुर, गंगानगर, गजसिंहपुर, गजसिंहपुर और जैसलमेर के तन्नोट का चयन किया गया है। जैसलमेर के तन्नोट का चयन किया गया है। जैसलमेर का तन्नोट और गंगानगर का गजसिंहपुर, यहाँ पर वो सभी एक्टिविटी होगी जो कि वाघा बॉर्डर पर की जाती है, अमृतसर के अंदर जो होते हैं ना परेड टाइप, वो फौजी आते हैं उस तरह से। आगे लिखिए, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2013, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना, वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2013 देवस्थान विभाग ने शुरू की। वरिष्ठ नागरिक तीर्थ यात्रा योजना 2013 देवस्थान विभाग ने शुरू की। देवस्थान विभाग, देवस्थान विभाग ने शुरू की। 60 वर्ष से अधिक उम्र के व्यक्तियों को निःशुल्क तीर्थ यात्रा पर ले जाया जाएगा। 60 साल से ऊपर के जो व्यक्ति है निःशुल्क तीर्थ यात्रा पर ले जाया जाएगा। ट्रेनों से, हवाई जहाज से, किसी को रामेश्वरम ले जा रहे हैं, किसी को कन्याकुमारी ले जा रहे हैं, निःशुल्क तीर्थ यात्रा पर ले जाया जाएगा। प्रासाद योजना, प्रासाद योजना, प्रासाद कहते हैं महल को। देश के 12 जिलों का चयन कर प्रासाद योजना, देश के 12 जिलों का चयन कर उनके धार्मिक स्थलों को विकसित किया जाएगा। 12 जिलों का चयन कर वहां के धार्मिक स्थल विकसित किए जाएंगे। धार्मिक स्थल विकसित किए जाएंगे। राजस्थान में अजमेर डैश पुष्कर, अजमेर पुष्कर एक ही जिले में आ जाते हैं। राजस्थान में अजमेर पुष्कर, अजमेर डैश पुष्कर और मालासेरी डूंगरी भीलवाड़ा, मालासेरी डूंगरी, मालासेरी डूंगरी भीलवाड़ा का चयन किया गया है। मालासेरी डूंगरी भीलवाड़ा का चयन किया गया है। भीलवाड़ा का चयन किया गया। आगे लिखिए, संस्थाएं, पहला आता है आरटीडीसी, संस्थाएं आरटीडीसी, आरटीडीसी पूरा नाम राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन, राजस्थान टूरिज्म, राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन,
राजस्थान टूरिज्म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन RTDC गठन 78, कार्यशील 1 अप्रैल 79। गठन 78 में हो गया था, कार्यशील 1 अप्रैल 79। गठन 78, कार्यशील काम करना शुरू किया 1 अप्रैल 79। 1 अप्रैल 79, 1 अप्रैल 79 को। 78 में तो गठन हो गया था इसका, लेकिन इसने काम करना कब शुरू किया था? 79 को, 1 साल बाद, 1 अप्रैल 79। गठन 78, कार्यशील 1 अप्रैल 79। क्या समझ में नहीं आ रहा क्या? ये दिमाग सुना हो रहा है। ज्यादा पढ़ने से दिमाग सुना हो जाता है कहीं। थोड़ा सा अगर ऐसी कंडीशंस आए तो थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग कर लेना चाहिए। थोड़ा सा डीप ब्रीदिंग करेंगे तो ऑक्सीजन लेवल पहुंचे। 2 लाइनें और लिख लीजिए। रिटमैन, बस ये लिख लीजिए, बाद में कल ले लेंगे। RITTMAN, पूरा नाम RITTMAN। वैसे साइंटिफिकली 45 मिनट से ज्यादा नहीं पढ़ना चाहिए एक टाइम। अगर आप किलिंग स्पीड से पढ़ रहे हो 45-50 मिनट्स हाईएस्ट। 50 मिनट्स के बाद में उठिए, 1 घूंट पानी पीजिए, 2 घूंट पानी पीजिए, 2 मिनट इधर चहलकदमी कीजिए, 1-2 डीप ब्रीदिंग कीजिए, 5-7 मिनट के अंदर माइंड को वापस फ्रेश होगा, फिर 50 मिनट्स। ऐसे 3-4 सर्किट। सामने वॉच होनी चाहिए, सामने टॉपिक होना चाहिए, टारगेट होना चाहिए। ये मेरा 1 का टॉपिक है, ये मेरा टारगेट 45-50 मिनट का है, सामने घड़ी लगी हुई है, 45 मिनट में मैं इस टॉपिक को कंप्लीट करूंगा। तो जैसे जैसे घड़ी में टाइम बढ़ेगा वैसे वैसे आपके पढ़ने की स्पीड बढ़ती जाएगी, आपका कंसंट्रेशन बढ़ता जाएगा। एग्जाम में क्यों नहीं कंसंट्रेशन फेल होता? क्यों? घड़ी लगी हुई है वहां पे, 1 घंटी बज जाती है, 1 घंटा हो गया, अभी तक तो 1 ही क्वेश्चन हुआ है, 5 करना है, लगता नहीं क्या? तो स्पीड बढ़ जाती है, ध्यान सारा किस पे आ जाता है? कॉपी पर आ जाता है। ऐसा आप घर में एनवायरमेंट बनाइए, घड़ी रखिए, 45 मिनट 50 मिनट में करना है बंद। अभी तक तो 2 पन्ने हुए हैं, 10 पन्ने करने हैं, तो क्या होगा? स्पीड बढ़ेगी। और 45-50 मिनट के बाद में एक बार ब्रेक लेना ही चाहिए। और ऐसे ही ढीले ढाले बैठे हो, मोबाइल देख लिया, 2 मिनट फ्रेंड से बात भी कर ली, वापस रख दिया, फिर वापस बैठ, एक ही सीट पर 2 घंटे से बैठे हो, लेवल कम होने लग जाएगा, सुस्ती आने लग जाएगी शरीर के अंदर। याद हो रहा है नहीं हो रहा है कोई मतलब नहीं, बैठे हैं बस पढ़ाई करें, वो पढ़ाई नहीं। 3-4 घंटे बहुत होते हैं पढ़ने। अगर स्किलिंग स्पीड से पढ़े 4 घंटे 5 घंटे बहुत है। आप 4-5 दो साइकिल सवेरे, 3 साइकिल सवेरे, 2 साइकिल शाम को, 45-50 मिनट, टारगेट फिक्स, वॉच सामने, किलिंग स्पीड से पढ़ना है। फिर 2 मिनट 10 मिनट का ब्रेक, वॉक करना है, पानी पीना है, 1-2 मिनट देखना है, घूमना है। मोबाइल मत छेड़िए, मोबाइल छेड़ते ही आपका ब्रेक का टाइम खत्म हो जाएगा और उसमें टाइम पता ही नहीं चलता। मोबाइल को तो फ्लाइट मोड पर करके यहाँ रख दीजिए कि उसको 3 घंटे बाद देखेंगे, 3 घंटे बाद में जो भी आते हैं कर लेंगे। और ये